अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। उर्दू खबरनामे की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको तफसीलात की ओर लेके चले, लेकिन उससे पहले खबरों से पहले तफसीलात पर सुर्खियों पर एक नज़र। आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और खास करके नई दिल्ली से यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सीसीएस की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया। और आपको बता दें कि साबिक राचीफ को बोर्ड का सरबराह भी मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। आपको बताएं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंगों की सदारत की है। ये मीटिंग्स उस दहशतगर्द हमले के एक हफ्ते बाद हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में 26 अफराद, जिनमें ज्यादातर सयाह थे, हिलाक हो गए थे। आज सबसे पहले वजीर आजम ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी सीसीएस का इजलास बुलाया, जिसके बाद सियासी उमूर की काबीना कमेटी का भी इजलास मुनाकिद हुआ। सीसीएस की मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को दोबारा तश्कील देने का ऐलान किया है। इस नए बोर्ड की कयादत साबिक चीफ आलोक जोशी को सौंपी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से, जहां पे ये पेशरफ देखने को मिल रही है, जहां पर आज पे दर पे 4 मीटिंगें होनी थी और 4 मीटिंगों की सदारत वज़ीर आज़म मोदी कर रहे थे। और अब जो एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया है और इस बोर्ड के जो सरबराह है वो साबिक रॉ चीफ को मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। और आज ये बैठक या ये जो इजलास था, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में किए गए। और इसी दरमियान अब ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, एक बड़ी पेशरफ देखने को मिल रही है, जहां पर अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, इसको जो है नए से तश्कील दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया और साबिक राज चीफ को बोर्ड का सरबराह मुंतखब किया गया है। इसी पर हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त ताबिश कमाल जुड़े, ताबिश से जानकार लेंगे। ताबिश बताइएगा, जिस तरीके से आज पे दर पे 4 मीटिंगें होनी थी, 4 इजलास होने थे, तो पे दर पे जो 4 इजलास हैं, इनके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का जो बोर्ड है उसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है, तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? देखिए इदरीस, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरह से सरकार अब पूरी तरह से इस मूड में आ चुकी है कि ये जो लड़ाई है वो आर पार की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। सुबह भी बैठक हुई थी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। ऐसे में अब सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जिस तरह से मीटिंगें हो रही हैं और सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं उनमें तब्दीलियां की जा रही हैं। नई सिक्योरिटी एजेंसियों को लगातार बनाने का उनको काम किया जा रहा है। जो पुराने अधिकारी हैं उनको नई नई जिम्मेदारी दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो पुराने अधिकारी हैं उनको तजुर्बा ज्यादा होता है, तो उनके तजुर्बे पर काम करने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, उससे तमाम देश के अंदर नाराजगी और गुस्सा है। और आज जब सुबह मीटिंग हुई तो हमारे पास जराये के हवाले से खबर आई कि उस गुस्से को लेकर के भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और इसीलिए अब सरकार पूरी तरह से दबाव में है कि कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 4 मीटिंगें होनी है, जिसमें से 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, 2 मीटिंगें लगातार जारी हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, हालांकि डिफेंस को लेकर के मीडिया से बहुत दूरी बनाई गई है कि डिफेंस की कोई भी चीज को इस वक्त पब्लिकली ना अनाउंस किया जाए, ना ही मीडिया को बताया जाए। लेकिन लगातार जो जराये के हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सरकार अपनी तैयारियां कर रही है और इन तैयारियों के जरिए ही सरकार बड़े फैसले लेने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब मीटिंगों का दौर चल रहा है तो देरी किस बात की है? चूंकि सरकार अपनी तरफ से जिन मीटिंगों का लगातार एक के बाद एक कर रही है, उन मीटिंगों के जरिए बड़ा मैसेज दिया जाएगा। सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आए
जो आतंकवादी संगठन के लोग थे उनको बर्दाश्त या नहीं किया जाएगा। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं इदरीस कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज दुष्यंत कुमार गौतम, हालांकि मीडिया से बीजेपी के लोग दूरी बना रहे हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी ने खुद ये कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। बालाकोट पर जब स्ट्राइक हुई थी तो 11 दिन का समय दिया गया था, 11 दिन का समय लगा था। इस वक्त बीजेपी लीडर के एस दुग्गल साहब हमारे साथ हैं, दुग्गल साहब से बात करें। दुग्गल साहब, मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या देश को वो मिलेगा जो देश चाहता है? पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी, तैयारी क्या है आप लोगों की? आप लोग तो कह रहे हैं हम सिक्योरिटी रीजन से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन कम से कम देश को मुतमईन कीजिए कि देश इंतजार करे कि हाँ कुछ होने वाला है। हालांकि बालाकोट 11 दिन के बाद किया था आप लोगों ने, अब क्या करने वाले हैं? देखो, अभी मेरे ख्याल से 11 दिन पूरे नहीं हुए। सिक्योरिटी का मसला है ये, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, पर अवश्य ही स्ट्राइक होगा और जोरदार स्ट्राइक होगा। जो उसने हमारे 28 आदमी 27 आदमियों का जो उन्होंने घिनौनी हरकत की है और कत्ल किया है, इसका एक मकूल जवाब, मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। और जो इनको इतना याद रहेगा कि ये सब कुछ अगला पिछला सब भूल जाएंगे, 71 भी भूल जाएंगे, 64 भी भूल जाएंगे, उससे डबल ट्रबल अटैक बड़ा होगा। हम सुबह से देख रहे हैं मीटिंगों का दौर चल रहा है, बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मीटिंगों पर आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या वजह है कि आप लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है? ऐसी क्या प्लानिंग आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखो, को मीटिंगों का दौर अगर आपने युद्ध करना है तो युद्ध के लिए मीटिंग तो पहले तय करनी पड़ेगी। लोकतांत्रिक देश है, इसमें भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को पहले बताना पड़ेगा। जो मोदी साहब एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, युद्ध ऐसे घर बैठ के युद्ध तो नहीं करना जाता ना। और जिनसे युद्ध करना है वो, मैं एक गलत भाषा यूज करूंगा, पागल लोग और एक नंगे लोग हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए ब्रेड रोटी नहीं है, और वो युद्ध करने की बातें कर रहे हैं। ये देश, मोदी साहब एक सिस्टम बना। आप बताएंगे नहीं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? नहीं, बताएंगे नहीं तो मोदी साहब बताएंगे। मोदी साहब ने जो तीनों सेनाएं हैं उनको फ्री हैंड दे दिया है, और फ्री हैंड दे दिया है। योजना इंडिकेशन दे रहे हैं कि फ्री हैंड देने का मतलब है कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, बिल्कुल बड़ा करेंगे और बड़ा होगा, और जनता तो के विश्वास को पक्का किया जाएगा। फिर से आना चाहूंगा ताबिश, बताइएगा, जहां पर आप बात भी कर रहे थे इनके साथ और पैदा पे जो मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पर आपने इनसे भी ये खंगालने की कोशिश की कि मीटिंगें तो हो रही हैं लेकिन क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच में अब जो वहां पे एक बात सामने निकल करके आ रही है कि युद्ध होगा, जंग होगा, और वो किसी इस तरीके से नहीं होगा। और खास करके ये भी बताएगा कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, उसके साथ जंग किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में बातें हो रही। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से अब जो 2 मीटिंगें अभी होने वाली, उसमें किस चीज पर पेशरफ्त हो सकती है? देखिए इदरीस, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर से बीजेपी के लीडरान से अगर बात करूं तो इंटरनल बात कह करके टालने की कोशिश की जा रही है। ये बात तय है कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, और इसीलिए सरकार अपनी तरफ तैयारियां कर रही है। जो मुकम्मल तैयारियां ये की जा रही हैं, ये कुछ बड़ा करने की जा रही है। दिल्ली के अंदर जो स्कूल है उनके अंदर एयरफोर्स ऑफिसर्स की स्पेशल ट्रेनिंग की जा रही है। उसके अलावा सिक्योरिटी जो एडवाइजरी है उसमें बदलाव किए गए हैं। जो तीनों सेनाएं हैं उनको फुल पावर दी गई है। जो अपोजिशन है उसको भरोसे में लिया जा रहा है। सीमाओं पर सुरक्षा और तैनाती बढ़ा दी गई है। ये सब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लेकिन क्या बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली से हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़े थे, जिन्होंने हमारे तक जानकारी पहुंचाई है। और अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से नई दिल्ली के अंदर पे दर पे आज 4 मीटिंगों में से 2 मीटिंगें हुई। उसके सिलसिले में हमारे साथ ताबिश कमाल जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब जो 2 मीटिंगें होने जा रही हैं उनमें क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उस सिलसिले में अभी तक पेशरफ्त नहीं देखने को मिल रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर 12वीं जमात के नताइज सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 12वीं जमात के नताइज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से आज नताइज जो है जारी किए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये इम्तिहानात फरवरी के वस्त में हुए थे और उसके बाद से लगातार ये चेक हो रहे थे। और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के रिजल्ट्स को या उनके नताइज को सामने लाया गया है।
और इस नताइज के हवाले से जहां पर जानकारी मिली है कि 75% उम्मीदवार इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से एक बार जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बाजी मार ली है। जहां तक बात करें रिजल्ट की तो 78% जो रिजल्ट है वो लड़कियों का है या गर्ल्स का है, लेकिन अगर बात करेंगे बॉयज का तो 72% रिजल्ट के साथ नताइज कामयाबी के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बोर्ड की जानिब से दी गई जानकारी के हवाले से आपको बताएं तो स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से इस बार के 12वीं के इम्तिहानात में जो उम्मीदवार थे 1,03,308 लोगों ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया था और उनमें से 77,311 लोग कामयाबी के साथ जो है पास हुए हैं या कामयाब हुए हैं नताइज के अंदर। और साथ में अगर बात करें 970 ऐसे तलबा हैं जिनके हवाले से बोर्ड ने जानकारी दी है कि वो इन नताइज में नाकाम पाए गए हैं। लेकिन बात करेंगे इस पूरे रिजल्ट की तो काफ़ी बेसब्री से तलबा का इंतज़ार था, क्योंकि काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जितने भी बच्चे थे 1 लाख से ज़ायद तादाद जिन्होंने इन इम्तिहानात में शिरकत की थी और अब उनके नताइज सामने आए हैं। 75% उम्मीदवारों ने कामयाबी के साथ 12वीं जमात के इम्तिहानात को पास किया है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें लड़कियों की या फीमेल कैंडिडेट्स की तो उन्होंने फिर से बॉयज़ कैंडिडेट्स पर सबकत ली है और ये नताइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से दिए गए। क्या कुछ कहा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, थोड़ा आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं इन सारे बच्चों को जिन्होंने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो हमारे मुस्तकबिल हैं, वो खुश रहे और जो भी उन्होंने अपने करियर ऑप्शन रखे हैं उनमें कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों ने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, आई वांट टू हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शायद कुछ कर नहीं पाए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस कहा जाता है। उन बच्चों को देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में हमारी कमजोरी रही है। तो शायद ये जब हम बायनवल एग्ज़ाम करेंगे कंडक्ट तो उसमें और मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है। उसमें वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएंगे। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि नजर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी तलबा की हिफाजत पर बढ़ते खदशात के पेश नज़र इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन ने लाल चौक में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया है। ये रैली कांग्रेस हेडक्वार्टर से शुरू होकर घंटाघर लाल चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की है। तलबा का कहना था कि पहलगाम हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा में खौफ व हिरास पाया जा रहा है और उनकी सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या कुछ तलबा ने कहा है, आपको सुनाते हैं। स्टूडेंट सेफ्टी के लिए सॉलिडेरिटी मार्च निकाल रहे हैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर की तरफ से। मैं कहना चाहूंगा कि दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। हम इंसाफ पसंद है, हम शांति पसंद लोग हैं, हम देश की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है, हमारे उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो बाहर पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर जो पूछ के टारगेट करके उनके हमले करे जा रहे हैं। हम उनके लिए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक सॉलिडेरिटी साइड से सिक्योरिटी को और दूसरे साइड से स्टूडेंट्स को लेकर अब वहाँ पर कई ताजरों को भी जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है उसके बाद ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने की पूरी मांग करते हैं। अगर आपसे नहीं होता हमें बताइए, हम एनएसयूआई के वॉलंटियर अपनी भाई बहनों की रक्षा करने के लिए पूरे एनएसयूआई के पूरे देश के कार्यकर्ता एक कॉलेज एक हॉस्टल के बाहर खड़े होंगे अगर आप फेलियर हैं हमारे स्टूडेंट्स को। बटस के साथ साथ इनका यही मानना है। नजर आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद जो मौजूदा हालात हैं पहलगाम के उसके 22 ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन आमदनी न होने के बाइस किस्तें अदा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और मसला हल करने की अपील की है। गाड़ी है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मोहम्मद सईद नंदा फ्रॉम अनंतनाग से।
तो पहले हम कंडम करते हैं, जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उसके हम कंडम करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मेरी गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है, और सारे जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी बैंक हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमारे पास, हम खुद ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता रखते हैं, हमारे पास जितने भी भाई हैं इनके पास 30-30, 40-40 लाख की रुपए की गाड़ी है, और ये इस वक्त EMI भरने के लिए इनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर बैंकों से, जहां भी कोई बैंक हो, चाहे SBI हो, रिलायंस हो, चाहे HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उनसे मेरी यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारे जो ये ट्रांसपोर्ट तबका है ये बैठ गया है, तो इनको कुछ रियायत मिलनी चाहिए, कम से कम कुछ भी नहीं, 4-5 महीने का इनका जो रियायत मिलनी चाहिए। इस वक्त परेशान है ट्रांसपोर्ट, इस वक्त परेशान है, मालिकान भी इस वक्त परेशान है। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाइस किसान किस तरीके से जूझ रहे हैं, इस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की वजह से मकामी लोगों और किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सरहद के करीब रहने वाले किसान वक्त से कबल ही खेतों से फसल काट रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के खदशे के पेश नज़र दीगर रियासतों से जो मशीनें यहाँ आई थीं वो भी हालात को देखकर वापस लौट रही हैं, जिससे किसान मजीद परेशान नजर आ रहे हैं। मशीन ऑपरेटर्स का कहना है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के खिलाफ या फायरिंग के खौफ से वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना था कि अगर मशीन वापस चली गई तो उनकी फसलें नहीं कटेंगी और ख़राब हो जाएंगी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। हम अमरजीत हो रहे हैं, तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी, तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। पहले हम खतरा है जान को, ठीक नहीं, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात। नजर आगे बढ़ेंगे। जिला कुपवाड़ा के टंगदार इलाके में भी लोग काफी खौफ और दहशत में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि वहां बैंकर भी नहीं और सभी लोग काफी परेशान हैं और हालात का मुकाबला करने के लिए और जान बचाने के लिए मोर्चे बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से पहलगाम में हादसा हुआ, पहले तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो भी है इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी की जान लेनी ये अच्छी बात नहीं होती है। तो तब से यहाँ पे कश्मीर में ख़ासकर हमारा जो इलाका है टंगदार का, करना का ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे ज़्यादा लोग डर गए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पहले फिर लोग एक दूसरे को मिलते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, लेकिन तब से यहाँ पर घूमना फिरना सबका बंद हो गया है। लोग अपनी काश्तकारी करते हैं, आज ज़मींदारी का वक्त है, बीज डालते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। ये नहीं पता है कब फायर हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर सीज़ फायर था, लोग अच्छे तरीके से घूमते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी से शाम को वापस आते थे। लेकिन जब से ये मसला हुआ है तब से बच्चे स्कूल में भी नहीं जाते हैं, डर चुके हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि तो हम तो अपनी तरफ से तैयार हैं हर जगह बैठने के लिए भी, लेकिन बच्चों को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि जिनके पास कम्युनिटी बिंकर्स हैं उन्होंने अपने बिंकर्स भी साफ़ कर दिए हैं। हमारे यहाँ एरिया में बिंकर्स भी नहीं हैं, तो हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा डर भोक हो गया है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब बंद हो जाती है दुकानें, कब खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डर का माहौल है। नज़र इसी तरीके से सरहद पर कशीदगी के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुसलसल जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पुंछ से रावलाकोट तक सड़क की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। हालांकि दिनों में सरहद पर कशीदगी के बावजूद BRO अपनी टीमों के साथ मुसलसल इस मंसूबे पर काम कर रहा है ताकि मकामी अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें और नकलो हमल में आसानी हो। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे जो सड़क की काफ़ी खस्ता हालत थी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसका जो है काम जो इसका पाया तकमील को पहुँचने जा रहा है और यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे जारी है।
ख़ास करके जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं, बड़े ग्रेट ऑफिसर हैं, बहुत ही एक अनथक कोशिश से इस सड़क का काम कर रहे हैं, जिससे ये एक उम्मीद जगी है कि ये सड़क भी बेहतर होगी। और जहां इस वक्त हालात तनावपूर्ण भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं वो बड़ी अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं, और जिससे एक उम्मीद जगती है कि जो एक बेहतर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे इस वक्त भी दिखते हैं। और इस सड़क का आपने देखा भी होगा कि काफ़ी एरिया जो है वो ब्लैक टॉप हो गया है, और इसमें ये भी यकीन दहानी वो यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम जो है इस सड़क को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये मुल्क के हालात जो नजर आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा के मलिकपुरा भलेसा में सरकारी ज़मीन पर तनाज़े के बाद गुंदो इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 18 कनाल ज़मीन वागुजार करवा ली है। ये तनाज़ा दो ख़ानदानों के दरमियान ज़मीन की मिल्कियत को लेकर पैदा हुआ था। SDM गुंदो, तहसीलदार, DYSP गुंदो, महकमा माल के अफसरान, पटवारी और गिरदौर के हमरा मौका पर पहुंचे और मुकम्मल तहकीकात के बाद ज़मीन सरकारी तहवील में ले ली गई है। इंतज़ामिया ने दोनों फरीकीन को सख्ती से हिदायत दी है कि वो आइंदा ऐसी किसी भी गैर कानूनी कब्जे की कोशिश ना करे। देखिए, यहाँ एक तवील अरसे से दो फरीकीन के दरमियान एक झगड़ा चल रहा था, तो आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, SDM साहब है, SDPO साहब है, SHO साहब, तहसीलदार साहब चिली पिंगल आए और उन्होंने कानून के ज़रिए इसको अपनी तहवील में ले लिया। दोनों फरीकीन स्टेट लैंड पे थे, तो दोनों इस पे दावा कर रहे थे। तो जब SDM साहब ने महकमा माल के ज़रिए इस रिकॉर्ड की छानबीन की तो ज़मीन को स्टेट लैंड पाया गया, और ज़मीन को स्टेट लैंड पाने के बाद सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया और दोनों फरीकीन को सख्ती से मना किया इस ज़मीन में दखल अंदाजी ना कर। ये अरसा 2-3 महीने से डिस्प्यूट चल रहा था दो फरीकीन के दरमियान में, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद इकबाल भट्ट के दरमियान में। आज जब सुबह एडमिनिस्ट्रेशन आई तो लोग भी जमा हुए कि उनका कहना था कि ये मकान जो सरकारी रकबे में है इसको तोड़ देना है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, उन्होंने देखे पूरी वेरिफिकेशन और लोगों से भी सुना, और अब जो ये है कि ये यानी इनकी लड़ाई को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कदम उठाया है कि दोनों को सख्त मना किया है। दोनों के पास सरकारी ज़मीन है, मोहम्मद शरीफ के पास भी और मोहम्मद इकबाल भट्ट के पास भी सरकारी ज़मीन है जिस पे इनका कब्ज़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मलिकपुरा के एक साइड में भटपुरा और नौगाम का इलाका पड़ता है, जिसमें दो फरीकों को आपस में 4-5 साल से झगड़ा चल रहा था, जो कि ज़मीन के मसले में उनका झगड़ा चल रहा था। यहाँ की बरादरी ने, यहाँ की पंचायत ने कई बार इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और पंचायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई मसला इनका हल नहीं हुआ। आज यहाँ पर जो त्राल के लालपुरा कहलेल के लोग खस्ताहाल सड़क की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सड़क कंगरोरा और आसपास के दीगर देहात को जोड़ती है, जिसकी खस्ताहाली से आवाम मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश होते ही सड़क पानी से भर जाती है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद परेशानी होती है। लालपुरा कहलेल रोजान ये प्रॉब्लम सड़क यपर बन पकुन बिल्कुल कहें ये गई वारिया लट मदद, मगर ये कहें अंदर ये बिल्कुल आब समझ ये गाड़ वाले प्रॉब्लम गसान बसान अंदर शदन यह आब गेट किन वारिया लट कर कोशिश, मगर ये कंट्रोल गसान कहें वो मेहरबानी कर गुजारिश कर गवर्नमेंटस अपील कर कि ये करू यह मरम्मत। बिल्कुल ये रूद पेवान और सोदे आब सह बिल्कुल जमा गसान सह ना हुकुन नेरान ना युकुन नेरान। बे स्कूल बच्चे वसान तिम प्रत बेचारन पे वर्दी छाल वनकन यपर गाड़ी वफार वथान यपर बन बिल्कुल पकुन। नजर इस तरीके से बिंडीपुरा के DCO ऑफिस के बाहर एक स्टॉल पर बैठे 115 साला गुलशेख आज भी जूते मरम्मत करके वक्त और उम्र को खामोशी से शिकस्त दे रहे हैं। मकामी लोग उन्हें मोहब्बत से बाबा कहकर पुकारते हैं। वो गुज़श्ता 90 बरस से ये काम कर रहे हैं। बाबा गुलशेख न सिर्फ मेहनत की मिसाल हैं, बल्कि नौजवानों के लिए तारीख और हौसले का जरिया भी बन चुके हैं। उनका कहना है कि ये काम उनकी जिंदगी है। बहुत ही कम अज कम
ये लकचार पे अच्छा हाँ मे लकचार पे ये काम करान हाँ गोस बह अंग्रेजन से अंग्रेज राज ये अंग्रेज राज बस अंग्रेजन सस तिमन सत क्या गाइड करा तिमन सत बह ना पकान करान बह तिमन सत अच्छा अच्छा हाँ सस बह गसान अच्छा महाराजा हरी सिंह बागस मज गसान अपर महाराजा हरी सिंह तम नच सस बह पकान तमिस सत पकान अहन गर क्या गर कहें खाली मकान कुछ बच्चा कूर मोंड कूर मोंड कूर अच्छा सत बह पकान अयाल पकान शुक्र परवदिगारी करिमस कुन हम तो सना तस मल क्या रहमानस कुन हाँ टकस बस टकर वन फर्स्ट क्लास मे पन पान बोज बस लकुट बस लकुट यह अजुक जवान यह शराब सत लगित। नाज़रीन खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।